गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष तथा बीएड प्रथम वर्ष के विषय राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम अध्याय भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो हमारी विशेषता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। देखिए, दो शब्द हैं, एकात्मक और संघात्मक। आपने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में जरूर पढ़ के आए हैं। पहले इन शब्दों का अपन सामान्य अर्थ समझते हैं। एकात्मक शब्द का अर्थ होता है कि जिसमें सभी शक्तियां किसी एक स्थान पर केंद्रित हो, यथार्थ एक केंद्र में निहित हो, वो एकात्मक होती है। और संघात्मक वो होती हैं जिसमें जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियों के विभाजन द्विस्तरीय पर होता है, यानी केंद्र अर्थात संघ और राज्य अर्थात प्रांत की इकाइयाँ, संघ की इकाइयाँ भी इसको कह सकते हैं। तो जिसमें शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, शक्तियों का वितरण पाया जाता है, शक्तियाँ अलग अलग भागों में विभाजित होती हैं, वो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत सभी शक्तियाँ हैं वो केंद्र में निहित होती हैं। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि एकात्मक और संघात्मक दोनों ही शासन व्यवस्था के लक्षण इसमें शामिल हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर, हमारे भारत में काफ़ी विविधता है, चाहे भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी स्तर पर। तो ये ज़रूरी था कि देश में जब भी किसी प्रकार की संकट या आपात स्थिति हो तो संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए कुछ एकात्मक लक्षण इसमें हमारे संविधान में प्रतिस्थापित करने आवश्यक थे। तथा दूसरे राज्य को भी ये नहीं है कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं, हमारे पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं, हमारे पास ऐसे कोई विषय नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर हमारे देश की अनुकूल स्थिति को देखते हुए हमारी संविधान सभा में दोनों शासन व्यवस्थाओं के तत्वों को इसमें शामिल किया। अब देखिए, हम एक एक करके समझने का प्रयास करें कि कौन कौन सी विशेषता एकात्मक है, कौन कौन सी संघात्मक। तो सबसे पहले देखते हैं संघात्मक। अब देखिए, एकात्मक और संघात्मक, ये हम दोनों एकात्मक जो लक्षण हैं वो ब्रिटेन से प्रभावित होकर लिए और संघात्मक शासन व्यवस्था के जो लक्षण हैं वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित होकर लिए हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन सी विशेषता हैं जो संघात्मक हैं। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि उस देश का संविधान लिखित होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो लिखित संविधान होता है, क्योंकि प्राय ऐसा होता है कि कई बार संघ और संघ की इकाइयों के मध्य शक्तियों के आधार पर या किसी अन्य आधार पर प्राय मतभेद पैदा हो जाते हैं, तनाव पैदा हो जाता है। तो उनकी समस्या का या उस समस्या का समाधान कैसे करें, तो ये सब कुछ संविधान में लिखित होता है और संविधान में लिखित उपबंधों के आधार पर ही सब कुछ अपना शक्तियाँ वितरित होती है। तो ये जरूरी है कि संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में या राज्य में संविधान है वो लिखित होता है और संविधान ही देश का सर्वोच्च विधि होता है। संविधान से ऊपर किसी प्रकार की कोई विधि, कानून या अध्यादेश ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सर्वोच्च कौन होता है? संविधान होता है। तो हमने पहली विशेषता देखी कि संविधान लिखित होता है और संविधान ही देश की सर्वोच्च विधि होता है। दूसरी, उस देश की जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो आसानी से उन विवादों का समाधान किया जा सकता है। अब ध्यान रखना, जो एकात्मक राज्य हैं वहाँ पर प्राय जो न्यायपालिका होती है वो कमज़ोर होती है, स्वतंत्र नहीं होती है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए सख्त जरूरत है कि उस देश की जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। इस प्रकार से शक्तियों का वितरण भी होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण होता है। तो ये संघात्मक शासन की जो विशेषता हैं ये वो हमारे भारत के संविधान में भी पाई जाती है। देखिए, हमारा भारत का संविधान आपने पहले पढ़ा है, लिखित स्वरूप में है और संविधान ही हमारे देश की सर्वोच्च विधि है। इसके अलावा हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। हमारे संविधान के आप 7वीं अनुसूची देखेंगे तो उसमें शक्तियों का वितरण किया गया है। मतलब आपने देखा होगा अलग अलग सूची बनी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची
और अवशिष्ट सूची। इस प्रकार से सभी प्रकार के जो विषय हैं, जो राज्य के हैं, केंद्र के हैं, या केंद्र और राज्य दोनों मिला के सबका अलग अलग उल्लेख किया गया ताकि किसी प्रकार का कोई भी मतभेद पैदा नहीं हो और हमारे देश की शासन के अनुरूप शासन व्यवस्था, मतलब संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था चलती रहे। तो स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। दूसरा, ये आप देखेंगे कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था में होता है उसमें दोहरी शासन पद्धति होती है केंद्र और राज्य की, तो उसी प्रकार से हमारे भारत में भी है। तो ये हमने देखे कि संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं जो हमारे भारत में पाई जाती है। और कुछ एकात्मक भी देखते हैं कि एकात्मक जो संविधान की विशेषता होती हैं वो हमारे संविधान के अंदर क्या क्या है। देखिए, ये हमारी संविधान सभा को एक अनुभव था कि पिछले कई शताब्दियों से जब जब हमारा केंद्र कमज़ोर हुआ है तो हम गुलामी की तरफ बढ़े। इसलिए भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो कि ऐसे ही कुछ संकट आ जाए, आपात स्थिति आ जाए कि उस समय क्या करें क्या न करें। दूसरी, जिस देश में इतनी सामाजिक, सांस्कृतिक कई प्रकार की विविधता पाई जाती है तो उस देश में केंद्र को सशक्त मजबूत होना अनिवार्य था। इसलिए हमारे संविधान में कुछ ऐसी विशेषता हैं जो उसको एक प्रकार से एकात्मक लक्षणों की ओर इंगित करती है। जैसे अब ये राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। उसके अलावा अगर कोई राज्य सूची में उल्लेखित विषय है और हमारी संसद को ये लगे कि ये जो विषय है जो राज्य सूची में लिखा हुआ है लेकिन राष्ट्रीय महत्व का हो गया या राष्ट्रीय हित के अनुरूप है, तो उस पर विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त हो जाती है? संसद को प्राप्त हो जाती है। यह मतलब पूरी शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर कोई कानून बनाना है या उसको हमारी संसद को लगे कि राज्य सूची में कोई लिखा हुआ विषय आज राष्ट्रीय हित का या राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ये किसको इंगित करती है? एकात्मक लक्षण को या एकात्मक विशेषता को। अगली, अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में या सीमाओं में या नाम में कोई परिवर्तन करना है तो ये कुछ सब कौन कर सकता है? सब संसद कर सकती है। तथा हमारे संविधान में आपात उपबंध कर रखे, जिसको मैं आगे में आपको समझाऊंगा स्पष्ट तौर से कि हमारे संविधान में कुछ आपातकालीन उपबंध भी कर रखे हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत। इसके अलावा हमारे इस संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अगला अगर देखें तो हमारी जो राज्यसभा है, उच्च सदन है, उसमें भी हमने अलग अलग राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। अमेरिका की तरह नहीं है कि वहाँ की सीनेट में हर राज्य से 2 मेंबर जाते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर हमारा जो अपर हाउस है, जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसमें जनसंख्या के अनुपात में सीटों का विभाजन किया गया है, इसलिए सबका अलग अलग असमान प्रतिनिधित्व है। ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ पर अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है या दोहरी न्यायपालिका भी नहीं है। तो इस प्रकार से, जैसे एक और क्या बताएं आपको कि राज्यों के लिए अमेरिका में पृथक संविधान है, लेकिन हिंदुस्तान में संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास हैं? केंद्र के पास है, न कि राज्य के पास। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये स्पष्ट करती हैं कि ये एकात्मक लक्षण है। और तो हम कह सकते हैं स्पष्ट तौर से कि भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था का एक मिला जुला स्वरूप पाया जाता है, जो अपने आप में एक अलग अपनी विशेषता को प्रदर्शित करता है। अगली जो हमारी विशेषता वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि संघात्मक शासन व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है कि उस देश की न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र। और भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। ये जो करीब करीब हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका का जो हमने विचार है वो हम अमेरिका से प्रभावित है। भारतीय संविधान में उन सभी बातों का उल्लेख किया गया है जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए आवश्यक है। इस हेतु को संविधान में व्यवस्था की गई है। अब देखिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनकी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा है,
यानी जब तक वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यानी 62-65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करते तब तक वो अपने पद पर कार्य करते रहते हैं, इसलिए उनके पद की भी सुरक्षा है। तथा न्यायाधीशों के आचरण पर संसद और प्रांतीय विधायकों पर मतलब सदन में कोई विचार नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में उनके एक विशिष्ट लक्षण को मतलब प्रकट करती है। और पिछले आज आप देखेंगे कि लगभग 70 वर्षों के दौरान भारतीय न्यायपालिका ने कई बार अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता का परिचय देकर देश के लोगों के मन में इस आस्था को मजबूत किया कि वाकई में हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका एक शक्तिशाली न्यायपालिका की भूमिका अदा करती है। आप देखेंगे केशवानंद भारती हो या फिर शाहबानो केस हो, इंदिरा साहनी केस हो, ऐसे कई जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में अपने बाद में ऐसे अपनी स्पष्ट छवि को और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को स्पष्ट किया है। तो कह सकते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है स्वतंत्र और विश्व के शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। और एक हमारी सबसे और विशिष्ट और विलक्षण जो एक विशेषता है वो है इसमें इसी के अंतर्गत अपन समझ लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखिए न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू हम सभी को पता है, हमने पिछली कक्षाओं में जरूर पढ़ा है कि भारत के संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कानून निर्माण या विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमारी विधायिका में संपन्न होती है। विधायिका द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी विधि बनाई जाती है, अगर वो विधि हमारे मौलिक अधिकार या हमारे संविधान में लिखित उपबंधों का कोई उल्लंघन करती है तो उस विधि को अवैध घोषित या उसको रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से करते हैं। एक बार मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर संसद के द्वारा बनाई हुई कोई विधि संविधान में लिखित उपबंधों का अतिक्रमण करती है या उसमें लिखित उपबंधों का उल्लंघन करते हैं तो हमारी सुप्रीम कोर्ट उस विधि को अवैध घोषित कर सकते हैं। ये न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। और ये न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित होकर हमारे संविधान में उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13(2) और आर्टिकल 32 के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट इस शक्ति का प्रयोग करता है, जो हमें समझने के लिए जरूरी है। अगला है हमारी विशेषता, वो है संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। देखिए भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता तथा अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। मैंने आपको एक शब्द बताया है, इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, सबसे शक्तिशाली संसद, और संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ नजर डालें अमेरिका की तरफ, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। अब हमारे सामने प्रश्न था कि क्या हम ब्रिटिश अर्थात इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता को स्वीकार करें या अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, दोनों के मध्य मार्ग का अनुसरण किया। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, अर्थात इसके द्वारा निर्मित कानूनों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात इंग्लैंड की व्यवस्थापिका ने जो भी कानून बना लिया है, एक बार बना लेने के बाद में वो किसी भी न्यायालय में उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका के सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया, जिसके तहत न्यायालय संविधान का रक्षक है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को न्यायिक परीक्षण कर सकता है। अगर कोई आदेश या विधि संविधान के खिलाफ है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है, उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखा कि अमेरिका में है वो न्यायिक सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में वो संसदीय प्रभुसत्ता है। तो हमने क्या किया, दोनों के मध्य मार्ग का अनुसरण किया। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, तो साथ ही संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करना तथा विधियों की जांच करने का अधिकार दिया जो संविधान के विरुद्ध होती। स्पष्ट कर रहा हूं कि भारत में जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें हमारे संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, लेकिन साथ में हमने पहले भी पढ़ा है कि संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया हमने। तो संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ये जरूरी है कि वहाँ की न्यायपालिका भी सर्वोच्च हो, स्वतंत्र हो।
तो न्यायालय को ये भी शक्ति प्राप्त है कि आप संविधान की व्याख्या करें और विधायिका के द्वारा बनाई हुई विधियों की जांच करें। अगर कोई विधि संविधान के खिलाफ हो, संविधान का अतिक्रमण करती हो, संविधान का उल्लंघन करती हो, तो ऐसे विधि को आप अवैध ठहराएं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि भारत के संविधान के अंतर्गत संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों का समन्वय पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है वो है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। देखिए, ब्रिटिश शासन में भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए, उनके द्वारा शासन की शक्तियों को मर्यादित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। मौलिक अधिकारों का ये जो अर्थ है, नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताओं से हैं जिसे राज्य और सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। देखिए, संविधान निर्माताओं की ये इच्छा थी, दिल्ली इच्छा थी कि जब भी हमारा संविधान देश में लागू कर दिया जाएगा तो हमने आज एक लंबे अरसे से जो गुलामी भुगती है, हम चाहेंगे कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट दिए जाए ताकि अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सके, अपने जीवन का उच्चतम विकास कर सके। इसलिए हमारे संविधान का जो भाग 3, जिसे भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। देखिए, मूल संविधान में 7 अधिकार थे। मूल संविधान में जब हमारा संविधान निर्मित किया गया उसमें कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। ठीक है, देखिए एक एक करते हैं। सबसे पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 तक किया गया है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। ये 6 मूल अधिकार। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6। जो 7वां अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको मोरारजी देसाई सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उस संविधान को मूल अधिकार की सूची में से हटाकर अनुच्छेद 300A में केवल एक कानून अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। इसलिए आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप 7 बता सकते हैं, और वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार कितने, तो 6। तो इस प्रकार से मैं बताया कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो जरूरी है। अब देखिए, इसी के साथ आपने देखा हमारे संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। अब देखिए, मूल कर्तव्य का उल्लेख हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं थी। इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया। एक कमेटी गठित की गई थी, सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर हमारे संविधान के अंतर्गत एक भाग जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 4A 4A और अनुच्छेद 51A। इसमें 10 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। वर्तमान में हमारे जो संविधान है, जो मूल कर्तव्य हैं, वो 11 मूल कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे आने वाली कक्षाओं में इस पर अपन डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। अगली जो हमारी विशेषता है वो है नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। देखिए, हमने ये देखा मौलिक अधिकार किसके लिए है, भारत के नागरिकों के लिए है। इसको कोई भी सीमित नहीं कर सकता, कोई भी छीन नहीं सकता, राज्य भी इसको छीन नहीं सकता, क्योंकि इसकी भी शक्ति किसकी है, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती या हनन नहीं होने दे सकते। और दूसरा, आपने देखा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, इसके तहत हमारे अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।
तो ये जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय नागरिकों के लिए, इसको कोई भी सीमित नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। लेकिन जो अब वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? देखिए, हमने समाजवादी, उदारवादी अलग अलग विचारधाराएं पढ़ी। हमारे संविधान निर्माता भी चाहते थे कि भारत के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था के अंदर कौन सा विकास का मॉडल आप स्वीकार करें, कैसे क्या, क्योंकि तत्कालीन समय में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो कई प्रकार की चुनौतियां थी, सांप्रदायिकता, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां उभर रही थी। तो इसलिए जरूरी था कि भारत एक कल्याणकारी राज्य और एक मतलब जनता के लिए जनता के हितों की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली शासन व्यवस्था और इस प्रकार का हमारे यहाँ पर विद्यमान मॉडल हो। तो हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य जब भी अपना कार्य करेगा, राज्य के लिए क्या आदर्श होंगे, मतलब राज्य अपने विभिन्न प्रकार के आयोजन अर्थात अपने प्लानिंग करने में जनता के और अपने राज्य के विभिन्न प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, हर एक प्रकार से जो भी अपने नियोजन करता है, आयोजन करता है, उसके लिए क्या क्या उसके उद्देश्य होंगे, उसके सामने क्या आदर्श होंगे कि मैं किन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए मैं सब काम कर रहा हूँ। तो ये होते हैं कि राज्य को अपनी नीति निर्धारित करने में क्या क्या उसको निर्देशक होंगे, क्या निर्देशक और क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो इनका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कोई राज्य अगर नहीं मानता है, उल्लंघन करता है, तो इसके लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते कि ये फलाना राज्य है जो इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं मान रहा है। इसके लिए कोई अपन ये वाद योग्य नहीं है कि अपन न्यायालय की शरण में जा सकें। लेकिन ये जो तत्व हैं ये देश के शासन में मूलभूत महत्व रखते हैं और वस्तुतः नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही भारतीय राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं। इसलिए प्राय सब इसको हमारे संविधान में उल्लेख है और सभी राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकार इसको अपना आगे रखते हुए अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी भारतीय संविधान की विशेषता है वो है वयस्क मताधिकार। देखिए, ब्रिटिश शासन से चले आ रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का अंत कर वयस्क मताधिकार की पद्धति को अपनाया गया। यानी ब्रिटिश शासन जब भारत में था उस समय से जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली जो विद्यमान थी उसका अंत करके जो हमारा संविधान लागू हुआ और लागू होते हमारे संपूर्ण भारत में भारतीय नागरिकों के लिए वयस्क मताधिकार की पद्धति को लागू किया गया। अब ध्यान ये देना है, भारत में कोई भी व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी प्रकार की कोई हैसियत क्यों न विद्यमान, किसी प्रकार की जाति, धर्म, वर्ण, कोई बिना भेदभाव किए बस वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, बस उसकी यही पहचान। प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है और ये जो मताधिकार की जो आयु है वो 18 वर्ष वर्तमान में है। जब हमारा संविधान लागू किया था उस समय 21 वर्ष था, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने 61वां संविधान संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोकतंत्र के महापर्व में युवा भागीदारी निभाएं। इसके लिए वर्तमान में जो हमारी मताधिकार की जो आयु है वो 18 वर्ष है कि प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने का उसको अधिकार स्वतः मिल जाता है, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने एक सामाजिक समरसता विद्यमान की और प्रत्येक भारतीय युवा को अपने देश के लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर मिले। ये हमारे लिए एक बहुत ही विशेष अच्छी विशेषता मानी जाती है। ये है हमारा वयस्क मताधिकार। अगली है एकल नागरिकता। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्यों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जैसे अमेरिका में। अब अमेरिका में क्या है कि एक वो संघ की नागरिकता रखता है और एक अपने राज्यों की नागरिकता रखता है। अमेरिका में करीबन 50 राज्य हैं, तो हर एक राज्य की नागरिकता और संघ की नागरिकता। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता के आदर्श को स्वीकार किया। देखिए, आप कल्पना कीजिए कि भारत में कितनी विविधता है।
धार्मिक आधार पर, भाषा आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर बहुत सारी विविधता है। अगर हम राज्यों को और केंद्र की अलग अलग नागरिकता होती तो स्वाभाविक है कि क्षेत्रवाद या और की कैसी समस्या पैदा होती। तो ये सब समस्याएं चुनौती बनकर उभर जाती हमारे सरकार के, हमारे संविधान के समक्ष, तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारी जो पहचान है भारतीय और भारतीय नागरिक के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए संपूर्ण भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से लेकर गुजरात तक हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है? भारतीय नागरिक। संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एकल नागरिकता को स्वीकार किया। और बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि जब जब भी देश पे संकट आता है, चुनौती आती है, ऐसे कोई भी समस्या होती है, तो हम सब उठ खड़े हो जाते हैं। हमारी जो भावना है वो पूरी तरह से हम एक हो जाते हैं। इसलिए हमारे भारत में इन सब विविधताओं को देखते हुए एकल नागरिकता के विचार को स्वीकार किया गया। बेहद काबिल तारीफ है कि हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का जो नतीजा है, जो आज हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि एकल नागरिकता की वजह से हमारा राष्ट्र प्रखर हुआ, मजबूत हुआ है, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है, अगला एक जो हमारे संविधान के विशेषता के तौर पर अध्ययन करें वो है अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी उपबंध। देखिए, हमारे भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हर एक दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी आयाम होते हैं, सेगमेंट होते हैं, सब में हम पिछड़े हुए थे। और हमारे समाज में भी कुछ ऐसे वर्ग थे जो बिल्कुल वंचित और निचले तबके पर खड़े थे। तो उनको मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमारे संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे उपबंध भी करने जरूरी थे। एक बार और स्पष्ट करता हूँ कि हमारे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों के लिए धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है तथा संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लोगों के, जनता के, नागरिकों को सेवाओं, विधानसभाओं तथा अन्य क्षेत्रों में विशेष आरक्षण भी दिया गया। आप देखिए, आप ST SC को हमारी लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय शासन में सब में आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 330 और 332 के तहत। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि 18 सितंबर 1993 को सरकार ने OBC को भी सरकारी सेवा में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 338 और 338A के तहत आयोग का गठन किया गया ताकि ये जो आयोग हैं ये अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचार, उनके विकास के लिए सब प्रकार के मॉनिटरिंग करें। तो हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत इन सब के लिए विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो है सामाजिक समानता पर बल। देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों को समानता पर बल दिया है। भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर से समानता पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। भारत में दलित वर्गों की स्थिति को सुधार करने के लिए संविधान में कई उपबंध किए गए, कई कानून का निर्माण किया गया। मतलब सरकार, हमारा संविधान किसी भी नागरिकों में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। सरकार के लिए सभी नागरिक बराबर हैं। वो किसी जाति, धर्म, वर्ण किसी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। बस मैंने आपको पहले बताया कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। स्त्री है, पुरुष है, कोई महत्व नहीं रखता है, सब उसके लिए समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा ये अनुच्छेद 14 से 18 में जब आगे अपन अध्ययन करेंगे डिटेल से तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएंगे कि इन सब का उल्लेख करने का तात्पर्य हमारे यहाँ पर भारत में सामाजिक समानता पर बल देना था। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देखिए, भारतीय संविधान को यदि समग्र रूप से देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका जो मुख्य उद्देश्य है देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है। चाहे पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव रहा हो या संविधान की प्रस्तावना को देखा जाए तो उनमें मौलिक अधिकार हो या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, इन सभी का जो मूल मंतव्य है वो है कि भारतीय राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप में विद्यमान हो। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। भारत सरकार भारतीय नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सुविधा प्रदान करें, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, आर्थिक असमानता दूर करें। इन सब समस्याओं को दूर करके सबका कल्याण, सबका चौमुखी विकास, सबका अपना सर्वांगीण विकास, ये सब इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान है जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना
पर बल देता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सब राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए आपने देखा होगा कि हिंदी जो देवनागरी लिपि में है उसको एक राज्य भाषा को भी दर्जा दिया गया है तथा अपने जो संघीय सरकार है इसके और जो प्रांत की इकाई है उनमें भी इसके प्रयोग को अधिक बढ़ावा देने का एक उपयोग किया जाता है ताकि हमारे भारत में एक भाषा का विकास हो तो आवागमन में, विचारों को व्यक्त करने में एक आसानी बनी रहे। अतः समग्र रूप में कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता अद्भुत है, अपने आप में अनूठी है और इन विशेषताओं का और भारतीय संविधान के विश्व के कई देशों पर प्रभाव भी दिखता है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के बाद और संविधान लागू होने के बाद में विश्व के कई अफ्रीकी देश और एशियाई देशों ने भारतीय संविधान को अपने एक आदर्श के रूप में मानकर हमारे भारतीय संविधान से अपने कुछ विशेषताओं को लिया जो अपने आप में एक अनूठा बताता है और ये हमारी सभ्यता को एक स्पष्ट तौर से प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।